तो बेटा देखो, आज हमने जो टॉपिक हमारा शुरू करना है, और टॉपिक है बेटा हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बेटा ये टॉपिक जो है ये सिर्फ कंपटीशन के लिए है। सीबीएसई में इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना बेटा, और उसी के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं करने हैं। ठीक है ना? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो सीबीएसई में नहीं आता है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में आएगा। है क्या टॉपिक? टॉपिक बड़ा ही सिंपल है बेटा। जैसे मान लो ये हमारे पास हमारा एटम है बेटा गोल्ड का, क्योंकि हम गोल्ड फॉइल पे पार्टिकल करवा रहे थे स्कैटर। तो ये हमारा गोल्ड का एटम है बेटा। हमने क्या किया, हमने गोल्ड एटम पे अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया था बेटा। ये अपना अल्फा पार्टिकल है। तो जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड एटम पे हम थ्रो करेंगे, तो जस्ट हमारा बेटा कोलिजन से पहले का जो डिस्टेंस होता है, कोलिजन से जस्ट पहले वाला डिस्टेंस जो होता है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे मान लो यहां से अल्फा पार्टिकल जो है वो चलना शुरू हुआ था, और यहां से चलते चलते वो यहां पे पहुंच गया बेटा। अब ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, ये हमारे गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है। दोनों के बीच में कोलिजन से पहले का जो डिस्टेंस है आर, उसे हम बोलते हैं बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये हमारे पास हमारा आर है। इसका फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने बताया हुआ है बेटा। आपने यहाँ पे assumption लेनी है कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी बेटा डिस्टेंस के। जो भी डिस्टेंस हम क्लोजेस्ट अप्रोच का ले रहे हैं ना, उसके इक्वल आएगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिख दिया। अब काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी वो हमें गिवन होगी बेटा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमने फिजिक्स से कैरी किया है, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे बेटा +2 क्लास में, अभी तो नहीं आएगा। चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, इसे एप्साइलन बोलेंगे बेटा। फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज बाय में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है बेटा। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। बेटा मैं इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा और अच्छा बना सकता हूं अगर मैं यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू पुट कर दूं। तो यहाँ पे देखो, पहला पार्टिकल जो है वो अल्फा पार्टिकल है बेटा। वो अल्फा पार्टिकल हमारे पास ये रहा। और दूसरा जो है वो हमारा गोल्ड एटम है। रदरफोर्ड ने गोल्ड एटम लिया था, हम यहाँ पे कोई भी एटम ले सकते हैं। बिकॉज अगर हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है तो वो जरूरी थोड़ी है गोल्ड के लिए निकालना होगा। हम किसी भी एटम के लिए निकाल सकते हैं बेटा। जैसे मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में बताया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में हमारे पास बेरिलियम था। बेरिलियम के ऊपर हम अल्फा पार्टिकल फॉल करवा रहे थे। तो बेरिलियम का न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल में जो डिस्टेंस होगा वो भी तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है हमने गोल्ड एटम के लिए निकालना है, हम किसी भी एटम के लिए निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं आपको टॉपिक रदरफोर्ड से रिलेट करके बता रहा था, इसलिए मैंने गोल्ड फॉइल का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ये कोई फिक्स एग्जाम्पल नहीं है बेटा, एग्जाम्पल जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा केस है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। बेटा Q1 है हमारा पहला चार्ज। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज था बेटा? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज था 2। अगर आपको याद हो, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है बेटा? अल्फा पार्टिकल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज होता है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा बेटा? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस है बेटा, सपोज करो कार्बन का न्यूक्लियस है।
तो कार्बन के न्यूक्लियस में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स होंगे, तो इसका चार्ज आ जाएगा 6 इंटू प्रोटॉन का चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, यानी कि 6e। अगर मैं यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल लूं, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं बेटा। 11 प्रोटॉन्स का चार्ज आ जाएगा 11e, क्योंकि जितने भी हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे उसको हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसलिए यूज कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता, हम दोनों को कंसीडर कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज, सॉरी अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज था वो था 2e। हमारे एटम पे चार्ज कितना आएगा, जितना एटम का एटॉमिक नंबर है मल्टीप्लाइड बाय ई। तो मान लो हमारे एटम का एटॉमिक नंबर है Z, और जितना उस पे चार्ज है E उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे आ जाएगा हमारे पास R बेटा। तो ये हमारे पास हमारा चार्ज पुट करने के बाद आंसर आ गया बेटा। अब मुझे तो R की वैल्यू निकालनी थी, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, R डिवाइड में है, यहां जाके मल्टीप्लाई, और काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई में था, वो यहां आके डिवाइड। तो बेटा मेरे पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा R = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² डिवाइडेड बाय R बेटा। ये हमारे पास हमारा, सॉरी R नहीं, बाय काइनेटिक एनर्जी, बाय में काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेटा हमारे पास हमारा फाइनल फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। 2 यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा, Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा, Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा बेटा, जो भी एटम आप ले रहे हो फॉइल के अंदर उसका एटॉमिक नंबर। E यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बेटा, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन होगी बेटा। कई बार क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ना हमें जो गिवन होती है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होती है। ईवी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमें जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चाहिए बेटा वो जूल्स में चाहिए। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को ईवी से जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी याद रखना बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी हमेशा जूल्स में ही होनी चाहिए, किलो जूल में भी नहीं चलेगी बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो मैंने बता ही दिया कन्वर्ट करना है, अगर किलो जूल होगा उसे भी आप जूल में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये हमारे पास हमारी वैल्यूज थी बेटा। एक ना जो ये आगे वाला फैक्टर है ये कांस्टेंट है बेटा, आगे वाला जो ये फैक्टर है ये कांस्टेंट है बेटा। 1 भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट और एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करनी है बेटा। 1/4 पाई E0 की वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बेटा। ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, जो आपने हर न्यूमेरिकल में यूज करनी है। तो फॉर्मूला यहाँ पे बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे का यहां तक कोई भी डाउट है तो वो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है बेटा तो थम्स अप कर दो प्लीज। ठीक है बेटा तरन, राहुल ठीक है बेटा, भाविका, एशमीन, लवप्रीत ठीक है बेटा। मैंने वो टेस्ट चेक किया था बेटा आपका, जो मैंने आपको दिया था ना परसों, जो भी अपनी क्लास लगी थी लास्ट टाइम, मे बी फ्राइडे को। तो आंसर बेटा लगभग सबके सेम ही आ रहे हैं। जो क्वेश्चन एक बच्चे ने छोड़ा वो बाकियों ने भी छोड़ दिया। ऐसे काम मत किया करो बेटा। ठीक है बेटा, मैंने देख लिया युवराज। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हमारा बेटा कंसेप्ट था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। अब मैंने टॉपिक आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं बेटा वो हम अभी आगे देखेंगे आगे। अभी ना मैं आपको एक बार रदरफोर्ड की लिमिटेशंस बता देता हूँ, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले टॉपिक के ऊपर।
तो बेटा ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट है हमारे पास हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो यहां पे देखोगे पहला ड्रॉबैक उन्होंने क्या बोला गया, उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये थ्योरी ना हमने अभी आगे पढ़नी है बेटा। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, चार्ज पार्टिकल्स को जब हम एक्सेलरेट करते हैं, मतलब जब उनकी वेलोसिटी को हम इंक्रीज करवाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारे ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी रेडिएशन एमिट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे तो उसका पाथ जो है वो बार बार चेंज होता रहेगा बेटा। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में या घूमेगा बेटा न्यूक्लियस के अराउंड, तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमने से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देगा बेटा। फिर घूमेगा फिर लूज कर देगा, फिर घूमेगा फिर लूज कर देगा, तो ये लॉस कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर ये लॉस कंटिन्यू चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है बेटा। इसलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना। अगर आप पेपर में लिखना चाहते हो, मान लो थ्योरी के अंदर ये टॉपिक आ गया सीबीएसई के अंदर, तो उसके अंदर तो एक लाइन ही काफी है बेटा, द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बट आपका कंसेप्ट इंक्रीज होना चाहिए कि किस अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हुई, वो चीज भी हमें यहाँ पे शो करनी थी बेटा। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं उनका क्या अरेंजमेंट है, मतलब कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कौन से ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये जो सब शेल और ऑर्बिटल मैंने वर्ड बोले ना, ये आगे आपको समझ में आएंगे बेटा। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। बस ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूमेंगे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा। इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस। बेटा जैसे थॉमसन मॉडल था, थॉमसन मॉडल के अंदर हमने बेटा स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन की थी, हमने बोला था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इलेक्ट्रॉन और बॉडी के बीच में जो पॉजिटिवली चार्ज थी, और फोर्स ऑफ रिपल्शन था बेटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो यहां पे हमने फोर्सेस को बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन को स्टेबल प्रूव किया था। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन तो एक्सप्लेन कर दी गई, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनके बारे में कोई बात नहीं हुई। अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बताया नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में बताया बेटा। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हुई, क्योंकि न्यूक्लियस में सिर्फ रिपल्सिव फोर्स बताए गए, उनको बैलेंस करने के लिए अट्रैक्टिव तो बताए नहीं। इसलिए बेटा ये भी एक ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल का। और लास्ट है हमारा, इट डज नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो वो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी पे है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्पेक्ट्रम एक तरह का ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, जो हम किसी भी एटम की किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस यूज होते हैं। स्पेक्ट्रम बनाने के लिए जो डिवाइस यूज होता है ना उसे हम स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। वो आप अभी चैप्टर में आगे पढ़ोगे बेटा, हमारे सिलेबस में है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्रॉबैक्स, चार ड्रॉबैक्स मैंने आपको बता दी बेटा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। आज की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है बेटा, अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन पे। कोई डाउट है तो बोलो बेटा, नहीं तो थम्स अप कर दो। ठीक है तरन, प्रियंका, युवराज, राहुल, लवप्रीत, ऐश्मी, नविराज, भाविका, ठीक है बेटा, किसी का नाम ना लिया हो तो सॉरी। यहाँ कौन सा शाउट आउट चल रही है। तो हम चलते हैं बेटा हमारे अगले टॉपिक पे। थ्योरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आपने ये चीजें बेटा कॉपी के अंदर नोट कर लेनी है, नोट्स बना लेना इनके। आपके पास बहुत टाइम अवेलेबल है।
तो इनके नोट्स बना लेना, मैं आपको ज्यादा काम डेली का नहीं दिया करूंगा, ठीक है ना। तो इसको आप प्लीज कॉपी में नोट कर लेना ताकि आपकी कॉपी जो है वो मेंटेन रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, 11th और 12th की केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। लास्ट में मैं जो आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाने वाला हूँ वो ही आपके पूरे 11th और 12th की केमिस्ट्री का बैकबोन है बेटा। चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ो चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ो, क्वांटम नंबर ही यूज हुआ करेंगे आगे। तो प्लीज ये टॉपिक नोट कर लिया करना। अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चंस पे। तो जैसा मैंने बताया था, जितने भी हमारे पास हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं बेटा, उनके अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पे अभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करनी है। तो हम शुरू से शुरू हो जाते हैं बेटा। जैसे हमारे पास हमारा पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, अरेंज द पार्टिकल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज रेशो। हमारे पास ये चार तरह के पार्टिकल हैं, हमने निकालनी है स्पेसिफिक चार्ज रेशो। तो बेटा ये स्पेसिफिक चार्ज रेशो क्या होती है? स्पेसिफिक चार्ज रेशो होती है बेटा E/m वैल्यू, जो मैंने आपको करवाई थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमारा केस है बेटा। हमने क्या करना है, सबकी वैल्यू निकालनी है चार्ज बाय मास की, और उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब जिसकी चार्ज बाय मास वैल्यू सबसे कम होगी वो आएगा सबसे पहले, और उसके बाद जिसकी सबसे ज्यादा होगी बेटा वो आएगा सबसे लास्ट में। ये तो हमने निकालनी है पार्टिकल्स के लिए, और ये हमने निकालनी है बेटा हमारे आयंस के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना होता है। जैसे देखो, मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। पहले पार्ट में इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे चार्ज बाय मास की रेशो निकालनी है। बेटा जी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1, मतलब मुझे पता है -1 होता है, बट यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, साइन नहीं लेना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1, और इलेक्ट्रॉन का मास मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1/1837 टाइम्स होता है बेटा मास ऑफ प्रोटॉन के। तो यानी कि यहाँ पे हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी 1/1837 टाइम्स। इसे आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास हमारी रेशो आ जाएगी 1837 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लिए तो अगले पार्ट पे आ जाते हैं बेटा। सेकंड पार्ट है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए E/m की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास प्रोटॉन का मास होता है 1, सॉरी प्रोटॉन का चार्ज होता है 1, और प्रोटॉन का मास भी बेटा 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशो है वो 1 आ जाएगी बेटा। फिर आ जाओ बेटा न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन जो है हमारे पास, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा 0, मास होता है 1। सॉल्व करेंगे तो 0 ही आ जाएगा बेटा। और लास्ट है हमारे पास हमारा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियस बेटा। तो हीलियम पे चार्ज था 2, मास होता है 4। सॉल्व करेंगे तो 1/2 0.5 आ जाएगा बेटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। सबसे छोटी वैल्यू किसकी आई है? न्यूट्रॉन की। तो ये हो गया 0, सॉरी नाम ही लिख देते हैं, वैल्यू को लिखें। सबसे छोटी वैल्यू आई है बेटा न्यूट्रॉन की, तो सबसे पहले आएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से ज्यादा वैल्यू आई है बेटा अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल से ज्यादा वैल्यू आई है बेटा प्रोटॉन की। और सबसे ज्यादा वैल्यू आई है इलेक्ट्रॉन की। तो हमने इन चारों पार्टिकल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है बेटा स्पेसिफिक चार्ज रेशो के अकॉर्डिंग। सेम तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा बी पार्ट। बी पार्ट तो आपके लिए और भी इजी है बेटा, क्योंकि हमें एटम्स दिए हुए हैं। एटम्स के लिए हम कैसे करेंगे मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं बेटा पहले। ठीक है जी। तो बेटा हम आ गए हैं हमारे बी पार्ट पे। बी पार्ट देखो बेटा, सबसे पहले सोडियम के लिए। तो अगर आप देखोगे ये Na पॉजिटिव है बेटा। Na पॉजिटिव है मतलब 1 चार्ज है, तो E की वैल्यू तो 1 आ गई। और मास जो होता है सोडियम का वो 23 होता है बेटा, तो यहाँ पे 1/23 आ गया। लिथियम पॉजिटिव के लिए E की वैल्यू 1 है बेटा, यहाँ पे भी 1 चार्ज है। और लिथियम का जो मास होता है वो 7 होता है, तो यहाँ पे 1/7 आ जाएगी वैल्यू।
फ्लोरीन के लिए देखो बेटा, फ्लोरीन के लिए भी हमारे पास वैल्यू 1 है, और फ्लोरीन का जो मास होता है वो 19 होता है बेटा, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1/19 लिख देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को ध्यान से देखो, मैग्नीशियम पे ना 2 चार्ज है बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज है, और मैग्नीशियम का मास होता है 24, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/12 बेटा। लास्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पे चार्ज है बेटा यहाँ पे 3, मास होता है 27, तो हमारे पास आ जाएगा 1/9। तो बेटा सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आप देखोगे अगर ध्यान से, सबके न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, यानी कि न्यूमरेटर तो सबका सेम है, डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है बेटा। तो मैथ के अंदर हम स्टडी करते होते हैं कि जितना बड़ा न्यूमरेटर होता है वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है, और जितना छोटा न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर की बात कर रहा था मैं, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वैल्यू छोटी हो जाएगी, और जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। सोडियम का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है बेटा यहाँ पे, इसलिए सोडियम की चार्ज बाय मास की वैल्यू सबसे कम आएगी। 23 के बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ गया फ्लोरीन, यानी कि 19 वाली वैल्यू। 19 के बाद हमारे पास आ गई बेटा 12 वाली वैल्यू, यानी कि मैग्नीशियम। 12 के बाद आ गई 9 वाली वैल्यू, यानी कि एल्यूमिनियम। और सबसे ज्यादा चार्ज बाय मास रेशो आएगी बेटा लिथियम के लिए। तो ये हमारे पास हमारे ऑर्डर आ जाएंगे बेटा। 2 क्वेश्चन थे, दोनों मैंने आपको करके दिखा दिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछो बेटा, नहीं तो थम्स अप कर दो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा जल्दी करना बेटा, क्वेश्चन मैंने करवाने हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है बेटा, देख लिया मैंने, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, 5 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ये बताना है इन पांचों में से ऐसे कौन से पेयर हैं बेटा जिनका चार्ज बाय मास रेशो जो है वो सेम आएगा। ये 5 हमें पार्ट्स दे दिए गए हैं, हमें इन पांचों में बताना है किन किन का चार्ज बाय मास रेशो जो है वो सेम आएगा बेटा। निकाल के देख लेते हैं, जिसकी वैल्यू सेम आ गई वो सेम है, नहीं तो नहीं है बेटा। ये देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो है ए पार्ट में, इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा 1, सॉरी चार्ज होता है 1, और मास होता है 1/1837। प्रोटॉन के लिए बेटा मास होता है, चार्ज होता है 1, और मास होता है 1। तो इन दोनों की रेशियो सेम नहीं आ रही, ये कैंसिल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो, बी पार्ट पे। इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास यहाँ पे चार्ज होता है -1, तो 1 ही लिखेंगे, और इसका जो वेट होता है वो होता है 1/1837। अब इलेक्ट्रॉन के साथ हमें ना बेटा पॉजिट्रॉन दे दिया। पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही भाई होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, और पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है +1। चार्ज का डिफरेंस होता है बेटा, बाकी सब कुछ इनमें सेम होता है। सब कुछ से मेरा मतलब है चार्ज भी सेम होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, मास भी सेम होता है बेटा, प्रॉपर्टीज भी सेम है, बस चार्ज अलग अलग है। तो वैसे भी हम मैग्नीट्यूड तो ले ही नहीं रहे, चाहे -1 हो चाहे +1 हो, हमने 1 ही लिखना है। और क्योंकि पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के जितना ही होता है, दोनों की रेशियो सेम आ गई बेटा, इनका यानी कि E/m वैल्यू सेम आए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन बेटा। प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन देखो, प्रोटॉन के लिए चार्ज की वैल्यू होती है 1, मास भी होता है 1, लेकिन पॉजिट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू 1 होती है, मास की वैल्यू 1/837 होती है, तो ये इक्वल नहीं है। प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन देख लो बेटा। ड्यूट्रॉन होता कौन है पहले ये बताओ। ड्यूट्रॉन कौन है बेटा, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन जो होता है ना बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। सबसे पहले खुद हाइड्रोजन, जिसे हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं, फिर ड्यूट्रियम बेटा, जिसे हम ड्यूट्रॉन बोल देते हैं। तो ड्यूट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप होता है। इस आइसोटॉप के अंदर बेटा एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा 1, लेकिन मास चेंज हो जाता है, मास बेटा यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन। तो यहां पे बेटा देखो ध्यान से, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का
चार्ज जो होता है बेटा वो क्या होता है, 1। और जो इसका मास है वो भी क्या होता है बेटा, 1। लेकिन अगर मैं ड्यूट्रॉन की बात करूं, ड्यूट्रॉन पे चार्ज होगा 1, मास बेटा इसका 2 होता है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। रेशियो सेम नहीं है तो डी भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट आ गया बेटा ई पार्ट। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2, मास होता है 4, वैल्यू आ जाएगी 1/2। और ड्यूट्रॉन के लिए बेटा चार्ज होता है 1, मास होता है 2, इसकी वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो बी ऑप्शन और ई ऑप्शन, इन दोनों का आंसर जो है वो सेम चार्ज बाय मास का है बेटा, बाकियों का नहीं है। तो बेटा ये था हमारे पास, हमारा सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम अगले एग्जांपल पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 4। अल्फा पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है बेटा। हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये आज वाले टॉपिक पे न्यूमेरिकल आ गया। गोल्ड का एटॉमिक नंबर भी गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी हमें गिवन है बेटा। सबसे पहले ना फॉर्मूला लिख लिया करो। फॉर्मूला है हमारे पास आर इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 2Z E² बाय में काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला लिख लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो बेटा। काइनेटिक एनर्जी है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी है बेटा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो। मेगा का मतलब होता है 10⁶ बेटा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, 10⁻⁻13 आ जाएगा। और साथ में बेटा हम क्या करेंगे, 5.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 से, तो यहां आ जाएगा 8.64। तो ये मेरे पास मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा जूल्स में। आपको मैंने पहले भी बोला था काइनेटिक एनर्जी जूल्स में ही आनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई है। कोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, यानी कि जेड की वैल्यू 79 है। ई की वैल्यू हमें पता ही होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये देखो, दिस इज द कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू जेड की वैल्यू इंटू ई का स्केयर बेटा, इसका स्केयर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी जो ये रही। देख लो बेटा, कुछ भी नहीं है सिवाय कैलकुलेशंस के। कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है बेटा, वो करने से ही समझ में आएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, सारा तो नहीं करूंगा, टाइम बचाएंगे थोड़ा सा। तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9 इंटू 10⁻9। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 158। सॉरी एडिशन नहीं बेटा, मल्टीप्लीकेशन। 1.6 का स्केयर होगा बेटा 2.56, -19 का स्केयर है, पावर डबल हो जाएगी, -38 आ जाएगा बेटा। सॉरी फिर से मैंने प्लस लगा दिया, मल्टीप्लाई आना था, डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे बेटा, आपका आंसर जो भी आएगा ना वो मीटर्स में आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा क्वेश्चन करना कैसे है। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा, वो टाइम में वेस्ट करना नहीं चाहता बेटा। तो ये हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल है बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। अच्छा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल को हमने, ये 4 न्यूक्लियस हैं, इनके ऊपर थ्रो किया विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। हमें बताना है इन चारों में से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसके लिए आएगा बेटा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं बेटा। पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे देखने लग जाएं किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है, सबकी वैल्यू 1 बाय 1 कैलकुलेट करें। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है बेटा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं बेटा। आप ये देखो, सभी केसेस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो सेम है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो तो इस क्वेश्चन में अफेक्ट डालेगी ही नहीं। तो अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास आर की वैल्यू थी 1/4 पाई E0
2ZE² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये सबके लिए सेम है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आर की जो वैल्यू है वो इन पे डिपेंड नहीं करेगी, तो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगी। मैं दोनों को हटा देता हूं और यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगा देता हूं। फिर आ गया यहाँ पे 2ZE²। बेटा 2 भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हमारे पास ये दोनों भी कांस्टेंट हैं, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डायरेक्टली डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, जेड पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना बेटा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वहां पे ये डिस्टेंस भी ज्यादा आएगा बेटा, समझ गए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कैल्शियम का 20, सिल्वर का 47 और गोल्ड का 79। गोल्ड के लिए यहाँ पे जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो सबसे ज्यादा है बेटा, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या आएगा, गोल्ड ही आंसर आएगा बेटा। उसी के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी बेटा। तो ये हमारे पास हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल था। दो एग्जाम्पल मैंने करवा दिए बेटा, दो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। ये दो एग्जाम्पल आप ट्राई करोगे कॉपी के अंदर, और अगर नहीं होंगे तो मुझसे पूछोगे बेटा कल, ठीक है ना। आज मैंने आपको इतना ही पढ़ाना था, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगला जो टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। मैं एक सेकंड अटेंडेंस की फोटो ले लूं, फिर आप क्लास को लीव कर सकते। हाँ जी बेटा, तो ये हमारा टॉपिक था, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।